हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट नंबर 24 से 27 का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम टोटल 23 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का हमारा पहला प्रश्न है। ये सेट जो है राष्ट्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है, उस टॉपिक पर आधारित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किस तिथि को आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 संसद में पेश किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 31 जनवरी 2025 को। वर्ष 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 13 अध्याय में। वित्त वर्ष 2025 में भारत की वास्तविक GDP वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? 6.4%। वर्ष 2024 में मुद्रास्फीति दर 5.4% से घटकर कितना हो गया है? 4.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये है 7.7%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार पेंशन क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 16%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? ये की गई है 6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जारी आंकड़ों के अनुसार सेवा क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? 11.6%। अगला प्रश्न है, सूचना एवं सेवाओं के निर्यात में भारत 2024-25 में विश्व में कौन सा स्थान पर रहा है? तो ये रहा है दूसरा स्थान पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? तो ये रहा है 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार FY फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति कितना होने का अनुमान है? 4%। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है? 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 तक मुद्रास्फीति कितना रहने का अनुमान है? 4%। वित्त वर्ष 2024-25 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है? तो ये किया गया है 5,853 किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दिसंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता के सालाना आधार पर कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 15.8%। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में जारी आंकड़ों के अनुसार ऑटोमोबाइल की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ये किया गया है 12.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत रह गया है? 3.2%। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का निवल अंशदान 61 लाख से बढ़कर कितना हो गया है? 131 लाख। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में कुल बीमा प्रीमियम 7.7% से बढ़कर कितना पहुंच गया है? 11.2 लाख करोड़ रुपया। अगला प्रश्न है, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का समग्र सूचकांक मान वर्ष 2023 में 45.9 से घटकर वर्ष 2024 में कितना हो गया है? 44%। 45.9 से घटकर 44 हो गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के भारत में पेंशन अभिदाताओं की संख्या में 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 16%। अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार ने किस तिथि को सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना की स्वीकृति दी है? ये दिया है 24 अगस्त 2024, जिसे कि यूपीएस कहते हैं। एकीकृत पेंशन योजना 24 अगस्त 2024 को इसकी स्वीकृति दी गई है। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का कितना प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाएगा? तो ये है 50%। एकीकृत पेंशन योजना के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने पर प्राप्त होने वाले अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% दिए जाने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ लेने हेतु कर्मचारियों को कम से कम कितने वर्ष की सरकारी सेवा करना अनिवार्य होगा? ये है 25 वर्ष। 25 वर्ष तक सरकारी सेवा करना अनिवार्य करेगा, तभी उसको 50% एकीकृत पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा। अगला प्रश्न है, एकीकृत पेंशन योजना के तहत न्यूनतम कितनी पेंशन की राशि निर्धारित की गई है? ये की गई है 10,000 रुपये प्रति माह। 10,000 रुपया प्रति माह। एकीकृत पेंशन योजना के तहत पेंशन भोगियों को प्राप्त होने वाले न्यूनतम पेंशन 10,000 के लिए कम से कम कितने साल की सेवा करना अनिवार्य होगा? तो ये है 10 साल। 10 साल की सेवा अनिवार्य कर 10 साल की सेवा कर लेंगे तो उन्हें 10,000 का पेंशन मिलेगा, और 25 वर्ष सेवा करने के बाद उन्हें 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। 2025 में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सीमेंट उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में क्या है? दूसरा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारतीय रेलवे का विश्व में रेल नेटवर्क के मामले में कौन सा स्थान रहा है? चौथा। सेट 24 खत्म हो गया है, देखते हैं सेट 25 में वन रिपोर्ट के बारे में दिया हुआ है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? इसका राइट आंसर है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल वन वातावरण क्षेत्र कितना है? ये है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? तो ये है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग वनों एवं वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है? तो ये है 25.17%। 25.17%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग वनों के अंतर्गत आच्छादित है? तो ये है 21.76%। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है? 3.41%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में भारत में वनावरण तथा वृक्षावरण में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? 1445 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वनावरण में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 156 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वृक्षावरण में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? 1289 वर्ग किलोमीटर। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? ये है मध्य प्रदेश। इंडिया स्टेट रिपोर्ट फॉरेस्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में वन आवरण में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले
शीर्ष 3 राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्षावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य कौन सा है? तो ये है छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और ओडिशा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है? तो मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम क्या है? तो ये है मिजोरम, गुजरात और ओडिशा। मिजोरम, गुजरात और ओडिशा। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। अगला प्रश्न है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य है। वर्ष 2023 में देश के 19 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में से कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33% क्षेत्र जो है वनाच्छादित है। 2023 में देश के 8 राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों में उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक भूभाग वनाच्छादित है। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के किस राज्य में बांस का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बांस होने का अनुमान लगाया गया है? तो ये लगाया गया है 1,54,670 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले आकलन की तुलना में देश के बांसधारी क्षेत्रफल में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किया गया है 5,227 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर कृषि वानिकी के अंतर्गत वृक्ष हरित आवरण का लगभग कुल कितना क्षेत्र अनुमानित किया गया है? 1,27,590 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार 3 राज्य कौन से हैं जहां 2023-24 में अग्नि घटनाएं सर्वाधिक देखी गई है? अग्नि घटनाएं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन एवं वृक्ष आवरण का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो ये है 1,74,394 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्र में देश में कुल कच्छ वनस्पति आवरण का क्षेत्र कितना है? तो ये है 4,991.68 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कच्छ वनस्पति आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 0.15%। 0.15%। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कच्छ वनस्पति आवरण क्षेत्र में पिछले रिपोर्ट की तुलना में कितना कमी या शुद्ध ह्रास हुआ है? तो ये हुआ है 7.43 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य के कच्छ वनस्पति आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में कच्छ वनस्पति आवरण में कमी दर्ज की गई है? तो ये की गई है गुजरात में। गुजरात में जो है ये कमी दर्ज की गई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक कितना होने का अनुमान है? तो ये है 7,285.5 मिलियन टन। अगला प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 81.5 बिलियन टन। 81.5 मिलियन टन। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण सहित कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो ये है 9,902.66 वर्ग किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? ये है 7,532.45 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है
2021 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2023 में बिहार के वनावरण क्षेत्र में कुल कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये की गई है 151.66 वर्ग किलोमीटर। 2021 की वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में 2023 में बिहार के वनावरण क्षेत्र में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 2.01%। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 8%। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वृक्षावरण है? तो ये है 2370.21 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.52%। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में खुला वन का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 3861.24 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में अत्यंत सघन घन व सामान्य सघन वन का क्षेत्रफल क्रमशः कितना है? 387 एवं 3284.21 वर्ग किलोमीटर। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला है? कैमूर। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है? शेखपुरा। अगला प्रश्न है, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाला जिला है? शेखपुरा। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम वन क्षेत्र वाला जिला है? कैमूर। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम वन सघनता वाला जिला है? तो ये है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम खुला वन क्षेत्र वाला जिला है? ये है कैमूर। सेट 25 भी मेरा समाप्त हो गया है। अब सेट देखते हैं 26। इसमें है बिहार जाति आधारित जनगणना। बिहार सरकार ने कब बिहार में जाति आधारित जनगणना 2022 कराने हेतु अधिसूचना जारी की थी? तो ये किया था 6 जून 2022 को। 6 जून 2022 को बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना 2022 को पूर्ण कराए जाने हेतु किस विभाग को कार्य सौंपा था? तो ये सौंपा था सामान्य प्रशासन विभाग को। सामान्य प्रशासन विभाग को। बिहार में जाति आधारित जनगणना 2022 के पहले चरण की शुरुआत कब की गई थी? तो ये की गई थी 7 जनवरी 2023 को। 7 जनवरी 2023 को। जाति आधारित जनगणना हेतु राज्य में दूसरे चरण की शुरुआत कब की गई थी? 15 अप्रैल 2023 को। 15 अप्रैल 2023 को। बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना 2022 के आंकड़ों के कुल कितने चरणों में एकत्रित किया गया? 2 चरणों में। जाति गणना के दौरान किस चरण में राज्य के नागरिकों के घरों की संख्या दर्ज की गई थी? प्रथम चरण में। प्रथम चरण में। अगला प्रश्न है, किस चरण में राज्य के नागरिकों के जातियों, उपजातियों एवं सामाजिक आर्थिक स्थिति को एकत्रित किया गया? तो ये किया गया दूसरे चरण में। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के प्रथम चरण में कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? 17 प्रश्न। 17 प्रश्न पूछे गए थे प्रथम चरण में। बिहार सरकार द्वारा जाति आधारित गणना 2022 के आंकड़ों को कब प्रकाशित किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 2023 को। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार राज्य की कुल आबादी कितनी है? तो ये है 13,07,25,310। 13,07,25,310। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस वर्ग की आबादी सर्वाधिक है? तो ये है अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग की आबादी का प्रतिशत क्या है? तो ये है 36.01%। 36.01%। बिहार जाति गणना 2022 के अनुसार राज्य के किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है यादव। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है? तो वो है 19.65%। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के आंकड़ों के अनुसार सामान्य वर्ग के किस जाति की संख्या सर्वाधिक है? तो वो है ब्राह्मण।
बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार राज्य में अनारक्षित यानी सामान्य वर्ग का प्रतिशत क्या है? तो वो है 15.20%। 15.20%। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार राज्य में पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत क्या है? तो वो है 36.01%। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत क्या है? तो वो है 81.19%। 81.19%। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के आंकड़ों के अनुसार राज्यों में विभिन्न धर्मों की आबादी का सही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा हिंदू है, फिर मुस्लिम है, फिर सिख है, फिर ईसाई है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार राज्य के कितने आबादी के पास सरकारी नौकरी है? तो वो है 2.5%। 2.5%। किस वर्ष देश में पहली बार जाति आधारित गणना कराई गई थी? तो वो कराई गई थी 1941 में। 1941 में जो है पहली बार देश में जाति आधारित जनगणना करवाई गई थी। 26 नंबर सेट हमारा समाप्त होता है। अब देखते हैं सेट नंबर 27। इसमें बिहार जनगणना दिया हुआ है। वो था जाति आधारित जनगणना, यह है बिहार जनगणना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है 1 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10,40,99,452। 10,40,99,452। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये है 8.6%। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तीसरा। अगला प्रश्न है बिहार की शहरी तथा ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो ये है 11.3% शहरी हो गया और ग्रामीण हो गया 88.7%। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश में बिहार का स्थान कौन सा है? 12वां स्थान है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अवरोही क्रम में कौन सा है? अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो सर्वाधिक जनसंख्या सबसे पहले पटना में होगा, फिर पूर्वी चंपारण और फिर मुजफ्फरपुर। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बढ़ते क्रम में कौन सा है? तो सबसे न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा, उसके बाद शिवहर, उसके बाद अरवल। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो वो है मधेपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो वो है अरवल। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है गोपालगंज। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? गोपालगंज में है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है मुंगेर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली, सर्वाधिक लिंगानुपात शिशु लिंगानुपात किशनगंज और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वैशाली। 2011 की गणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो है शिवहर। शिवहर जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो है कैमूर। 2011 की गणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो वो है 918। 918। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है? तो वो है 935। 2011 की गणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 1106। 2011 की गणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो वो है रोहतास। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिला का साक्षरता दर न्यूनतम है? तो वो है पूर्णिया। पूर्णिया का साक्षरता दर जो है न्यूनतम है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो वो है 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अवरोही क्रम में कौन सा है? तो ये है रोहतास, पटना और भोजपुर। रोहतास, पटना और भोजपुर। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो ये है 71.2%। 71.2%। 2011 के जनगणना के अनुसार
सर्वाधिक पुरुष तथा महिला का साक्षरता दर क्रमशः किस जिला का है? तो यह सर्वाधिक पुरुष का रोहतास है और सर्वाधिक महिला में भी रोहतास ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का महिला साक्षरता दर कितने है? तो ये है 51.5%। 51.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पुरुष तथा महिला साक्षरता दर वाला जिला क्रमशः कौन सा है? सबसे कम पुरुष पूर्णिया और सबसे कम महिला जो है सहरसा। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण साक्षरता दर कितना है? तो ये है 59.8%। 59.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी साक्षरता दर कितना है? तो ये है 76.9%। 76.9%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है रोहतास। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला पूर्णिया। सर्वाधिक वाला रोहतास, न्यूनतम पूर्णिया। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो वो है कैमूर। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो है शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान बिहार का दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो वो है 25.42%। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला अवरोही क्रम में कौन सा है? तो वो है मधेपुरा, किशनगंज और अररिया। मधेपुरा, किशनगंज और अररिया। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन सा है बढ़ते क्रम में? तो वो है अरवल, गोपालगंज और दरभंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वो है गया और शिवहर। गया और शिवहर। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक है गया में और सबसे कम है किशनगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ये है 15.91%। 15.91%। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये है पश्चिमी चंपारण और शिवहर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक तथा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो वो है पश्चिमी चंपारण और खगड़िया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ये है 1.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1000 से अधिक लिंगानुपात वाला जिला की संख्या क्या है? तो ये है 1। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसका साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक है? तो वो है एक ही जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म की है? अवरोही क्रम में बताना है। ये है हिंदू धर्म पहले है, फिर मुस्लिम धर्म है, फिर ईसाई, फिर सिख। 2011 की जनगणना के अनुसार संथाल जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में मुख्यतः निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार मुंडा जनजाति के लोग बिहार के किस जिला में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ये जो निवास करती है रोहतास में और बक्सर में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कितना ऐसा जिला है जिसकी जनसंख्या 10 लाख से कम है? वो है 3 जिला। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से सभी जिलों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो वो है अंतिम से पहला। अंतिम से पहला यानी लास्ट में ही है साक्षरता की दृष्टि बिहार का स्थान। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या तथा न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है शिवहर और समस्तीपुर।
न्यूनतम नगरीय जनसंख्या शिवहर में है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत जो है समस्तीपुर में है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या तथा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वो दोनों में जो है पटना है। ये सेट भी हमारा समाप्त होता है, 27 नंबर हो गया। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेट में। इस सेट में भी मज़ा नहीं आया, आंकड़े वाले सवाल इसमें थोड़ा ज़्यादा है।